अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वालेकुम सलाम। सर आज कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप लोग सुनाओ। हम भी ठीक हैं। सर आज क्विज है ना, तो आप एलएमएस पे लेंगे या रिटन फॉर्म में लेंगे? आपने कोई कुछ भी नहीं बताया उसके बारे में। मैं इस तरह करता हूँ, क्विज आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में ले लेता हूँ। ठीक है सर। सर ठीक है, वैसे सर हमने प्रिपेयर कर लिया था अच्छे से। अच्छे से जी प्रिपेयर सर। कर लिया है। यस सर। जी चलें सर। फिर मैं अभी ले लेता हूँ। क्योंकि सर उसका सिलेबस बहुत थोड़ा था। वर्क का था ना, वर्क एक्सपेंशन। यस सर। अरे मैं इस तरह करता हूँ, क्विज को आप लोगों को मेल कर देता हूँ। ठीक है सर, कर नहीं, दो बल्कि टाइमिंग। एलएमएस पर ही जो आप लोगों ने सबमिट करवाना है। एलएमएस में टाइम जो है एक क्विज की मैक्सिमम 15 मिनट उस वक्त होती है जिस वक्त आप लोग हार्ड फॉर्म में देते हो, यानी कि क्लास में जिस वक्त होता है। जी जी। तो 10 मिनट और एक्सटेंड आप लोगों को कर देते हैं, तो 25 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों को जमा करवाना होगा। सर एलएमएस पे अपलोड करना है, टेक्स्ट में लिखना है, या हमने पीडीएफ बना के एलएमएस पे अपलोड करना है? आप लोगों ने पीडीएफ बना के फिर एलएमएस पे अपलोड करना है। तो सर इसके लिए 5 मिनट और दे दो, क्योंकि समटाइम हमारी फाइल ही अपलोड नहीं हो रही होती। तो फिर पीडीएफ इस तरह बनाते करो, कौन? मुझे मेल कर दो तो सभी। मेल कर देंगे। हाँ ओके ठीक है, ठीक है मैं भी सर, आप मेल लोगों को कर मेल दीजिए। कर देता हूँ। और हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअल करना है, ये ना हो कि जो मैंने मेल आप लोगों को की है उसको ही मुझे फॉरवर्ड उसी में ऐड करके मुझे रिप्लाई कर दो। इस तरह नहीं करना, सभी स्टूडेंट ने अलग अलग मुझे मेल करनी है। ठीक है ओके सर, सर। डन। ठीक है। सर पहले एलएमएस पे नहीं करना, आपको मेल ही करनी है। जी मुझे मेल ही करनी है। ठीक है सर।
एक्सक्यूज मी सर, क्विज की वर्ड फाइल बनानी है। क्विज में आप लोगों को पीडीएफ में मेल कर रहा हूँ। आप लोगों ने इसको जिस तरह पेज पर लिखते हैं ना, इस तरह आप लोगों ने लिख कर फिर मुझे मेल करना है। ठीक है सर, और काइंडली कंफर्म टाइम भी बता दें। 8:09 हो गए हैं, हम कब तक आपको सेंड करें? 8:35 तक? 25 मिनट का टाइम होगा। मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बता दूंगा कि जिस वक्त यानी कि आप लोगों को मेल होगी, क्योंकि मेरे पास उसका रिकॉर्ड भी होगा ना, ये टाइम मेल की टाइमिंग जो है। ठीक है, ये 10 नंबर का क्विज है आप लोगों का। और ये बता दो, कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं आपकी क्लास में जिसको मेल रिसीव ना हुई हो लिंक की? ऐसा कोई नहीं है? कीर्ति, नो सर। सर मुझे नहीं आया लिंक। ये क्लास का? नहीं सर, क्विज का। नहीं, मैं क्लास की बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि लिंक तो मैं क्ला- अभी सेंड कर रहा हूँ ना, मुझे इसलिए कंफर्म करना है ताकि सभी को रिसीव होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने सभी को ये सेंड नहीं किया है। ठीक है सर। ठीक है, ये टाइम क्या हो गया है? मेरे पास सर 11 मिनट हो 11 गए। मिनट हो। ठीक है, 11 यानी कि 26 मिनट और 36 मिनट बनते हैं। यस सर, 36। उस वक्त तक आपने मुझे सबमिट करवा देना है। पेपर मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया है। एक्सक्यूज मी सर, ये भी जी करनी है ना दोबारा? जी, मेल ही करनी है अलहदा से। सर हम पेपर वर्ड पे कर सकते हैं? नहीं नहीं, वर्ड पर नहीं करेंगे। सर मेल नहीं रिसीव हुई अभी। इसको रिफ्रेश करके फिर चेक करो। सर किया रिफ्रेश। सर हो नहीं गई। मिली। मिल गया सर। जी करें।
एक्सक्यूज मी सर, जी जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 उनमें प्रॉपर डिफरेंट लाइंस में लिखना है या बस हम डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दें? यानी कि कम से कम दो दो डिफरेंस लिखने हैं, ठीक है सर। क्योंकि सिंपल डेफिनेशन से ये एक्सप्लेन नहीं होता। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि फैक्टर आप जिस तरह आपको करवाए थे कि अलग अलग कि इसमें क्या चीज़ होती है दूसरे में नहीं होती, वो फिर आपने बताना है अलग अलग। सर अटेंडेंस लास्ट पे होगी। अभी लगा लेते हैं साथ में। ओके सर। अफाक अहमद, प्रेजेंट सर। अफाक कैसर, प्रेजेंट सर। अमन जलाल, प्रेजेंट सर। अलीशा नाज, अलीशा नाज। सर मैं प्रेजेंट हूँ। ओके अलीशा। आमना नज़ीर, यस सर। अक्सा, यस सर। अज़का, प्रेजेंट। ईमान नईम, प्रेजेंट। फिजा नईम, प्रेजेंट सर। गफरा बतूल, प्रेजेंट सर। हसनैन सईद, प्रेजेंट सर। ईशा शाहिद, प्रेजेंट सर। फिजा फातिमा, यस सर। काशिफ खान, काशिफ खान, खदीजा परवीन, प्रेजेंट सर। लाइबा हफीज, लाइबा हफीज, मलाइका खान। सर लाइबा हफीज प्रेजेंट। ओके लाइबा। मलाइका खान, मरियम लियाकत, प्रेजेंट सर। मरियम अकमल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद औरंगजेब, मोहम्मद औरंगजेब। सर वो अभी तक मीटिंग में नहीं आया। चलें, जिसको पता आ जाएगा फिर अटेंडेंस लगा देंगे। निमरा कजाफी, प्रेजेंट सर। नौमान मुनव्वर, प्रेजेंट सर। नूर सरोश, प्रेजेंट सर। राबिहा, राबिहा बख्तियार, प्रेजेंट सर। रबिया महम, प्रेजेंट सर। सिदरा, सिदरातुल मुंतहा, सुभान बाबर, प्रेजेंट सर। सैयदा फातिमा जबील, प्रेजेंट सर। यूसुफ अली। प्रेजेंट सर। आज की क्लास में काशिफ खान एब्सेंट है, मलाइका खान एब्सेंट है, मोहम्मद औरंगजेब एब्सेंट है, सिदरातुल मुंतहा एब्सेंट है।
सर टाइम कब तक है? 25 मिनट आप लोगों को दिए हैं और 10 मिनट गुजर चुके हैं, 11 मिनट। सर एक मेरा क्वेश्चन है। जी सर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्मल एनर्जी एंड थर्मोडायनेमिक्स, सर इसका हम लोगों ने कंपैरिजन की फॉर्म में लिखना है कि डेफिनेशन हम लोग करके कर लें? ये सिर्फ ये 3 नंबर का है, इसमें डेफिनेशन भी लिख देते हैं तो काफ़ी है। सर वो कंपैरिजन तो नहीं करना लाइन लगा के? तो नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है। सर अगर वैसे करते हैं तो कोई मसला तो नहीं है? कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन में भी पहले आप लोगों ने डेफिनेशन में ही एक्सप्लेन करना है, उसके बाद फिर एक पॉइंट यानी के साथ में मेंशन करना है कि ये इसका डिफरेंस है, ये इसका डिफरेंस है। आप लोगों के पास 10 मिनट रहते हैं।
Excuse me, sir. Excuse me, sir. Are you there? जी अमान नहीं सर एक्चुअली मैंने ना उस पे MS वर्ड पर ही करके लाइक PDF को MS वर्ड पे कन्वर्ट करके उसमें करके फिर PDF करके आपको सेंड भी कर दिया हुआ 26 का 8/26 पे, तो आप मैं चेक कर बता लें। देता हूँ कि जिनकी यानी कि मेल मुझे रिसीव हो चुकी है। Sure, अमान sir. नईम की मेल रिसीव हो चुकी है, इसके बाद गफरा बतूल की मेल रिसीव हो चुकी है, ईशा शाहिद की मेल रिसीव हो चुकी है, अलीशा नाज की मेल नहीं रिसीव हो चुकी है। जी जी सर, इशू ये है कि मैंने ना रिटन फॉर्म में नहीं किया, मैंने उसी पे ऊपर लिखा है, लेकिन मैंने खुद से लिखा, आप देख सकते हैं, प्लेगरिज्म कोई नहीं होगा। चल जी सब चेक करेंगे फिर बता देंगे। एक्सक्यूज मी सर। ये जी जी यूसुफ जी यूसुफ सर मैंने आपको मेल सेंड किया बट मेल सेंड नहीं हो रही, वो आउटबॉक्स में जा रही है बार बार। क्यों? सर मेरा ईमेल आईडी जो है मोहम्मद आरिफ है। यस सर, मैंने उसी पे भेजी है बट मेल सेंड ही नहीं हो रही, आगे आउटबॉक्स में चली जाती है मेल। यूसुफ इस तरह तो नहीं होना चाहिए, सभी की मेल जो है वो रिसीव हो रही है। सर मेरी हुई है आपको रिसीव? मैं नाम बोल देता हूँ जिनकी रिसीव हो चुकी है। मान नईम, गफरा बतूल, ईशा शाहिद, अलीशा नाज, मरियम अकमल, एमन जलाल और इज़ा फातिमा, इनकी मेल मुझे रिसीव हो चुकी है। और आप लोगों के पास सिर्फ 1 मिनट है। अज़गा की मेल रिसीव हो चुकी है। सर मैंने मेल सेंड कर दी है लेकिन आपको क्यों नहीं आई? अज़गा एक दफ़ा ही जमा करवाते हैं, 2 दफ़ा जमा नहीं करवाते।
रबिया महम की भी रिसीव हो चुकी है। अक्सा की भी रिसीव हो चुकी है। लास्ट मिनट है। आमना नजीर की मेल रिसीव हो चुकी है। अफाक अहमद की मेल रिसीव हो चुकी है। सर मैंने भी सेंड कर दी है। निमरा कजाफी की मेल रिसीव हो चुकी है। नूर सरोज की मेल रिसीव हो चुकी है। और इसके साथ ही आप लोगों का टाइम जो है वो खत्म होता है। यस सर। आज हमने 10th चैप्टर को स्टार्ट करना है। ये आप लोगों का चैप्टर जो है वो सर मैंने बेसिक एक से बात रिलेटेड। पूछनी है। जी जी पूछिए। सर ये जो आप हमें स्लाइड्स में करवाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बुक में नहीं होती, तो फिर वो हम लोग सिर्फ स्लाइड से ही किया करें या फिर उनकी डिटेल नेट पर से देख लिया करें? आप लोग दोनों को फॉलो करें, स्लाइड को भी और बुक को भी, क्योंकि ये इशू होता है ना बाज़ दफ़ा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर बुक में बहुत ही कुछ चीज़ें सिर्फ टच होती हैं, यानी कंप्लीट डिटेल नहीं होती है। लेकिन बाज़ स्टूडेंट फिर ये कहते हैं कि सर इस चीज़ की हमें समझ ही नहीं आई है कि ये चीज़ आपने किस तरह करवाई है, तो ज़ाहिर है फिर उसको थोड़ा बहुत ब्रीफ करना पड़ता है। इसी वजह से इसमें थोड़ी सी एडिशन कर लेते हैं। सर और बुक में पढ़ा था कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो इसलिए होते हैं कि स्टेबिलिटी एक इनकी रीज़न होती है। तो जी जो बिल्कुल ठीक। एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनमें प्रोडक्ट्स की एनर्जी तो ज़्यादा होती है, वो तो फिर अनस्टेबल होंगे, तो फिर एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्यों होते हैं? लेकिन ये है ना कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उतनी एनर्जी के उस इन्वायरमेंट में वो स्टेबल होते हैं। क्यों डिपेंड करता है, अब जिस तरह गर्मी है या सर्दी है, दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। अब कुछ मालिक्यूल ऐसे हैं जो 25 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल फॉर्म में होते हैं। अब जिस वक्त टेम्परेचर 25 डिग्री होगा तो इसका मतलब है उस वक्त तो वो स्टेबल फॉर्म में होंगे। अगर उससे टेम्परेचर लो होता है तो उस कंडीशन में उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप लोग इन्वायरमेंट कैसा उसको प्रोवाइड करते हो। ठीक है, इन्वायरमेंट का फैक्टर उसमें मेन रोल है कि कंपाउंड स्टेबल बन रहा है या अनस्टेबल बन रहा है। अब एंडोथर्मिक का मतलब है कि हम उसको हीटिंग में रखते हैं, यानी कि टेम्परेचर हाई पर रखते हैं, तो उस कंडीशन में वो स्टेबल होता है। अगर टेम्परेचर लो करते हैं तो उस कंडीशन में उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। लेकिन सर ये जो एंथैल्पी चेंज होता है वो तो हम लोग स्टैंडर्ड प्रेशर और टेम्परेचर पे मेजर करते हैं 180 एम और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नहीं, ये हर कंपाउंड के लिए सेम नहीं होता है। हर कंपाउंड को डिफरेंट यानी कि पैरामीटर होते हैं और उस बेस पर ही हम उसकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। ठीक है सर। जिस वक्त ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की बात आ जाती है तो उस कंडीशन में हम इसको स्टैंडर्ड कंडीशन को ही अप्लाई नहीं करते। उससे तो जस्ट हम कंपेयर करते हैं कि वो ज्यादा स्टेबल है कि दूसरा ज्यादा स्टेबल है। ठीक जी है। सर, ठीक। जी सर। सर काइंडली कंफर्म कर दें कि मेल आपको मिल गई है। ना, ये चेक कर लें जिन जिनकी रिसीव हो चुकी है। सहरोश के बाद
तो राबिहा बख्तियार की रिसीव हुई है, खदीजा की रिसीव हुई है, अफाक कैसर की हुई है, हसनैन सईद की हुई है, लाइबा हफीज की रिसीव हो चुकी है। ठीक है सर मेरी रिसीव नहीं हुई है आपको? अफाक कैसर, नो सर, सुबहान बाबर। सुभान बाबर आपकी रिसीव नहीं हुई। सर लेकिन मैं सेंड कर दी हुई है। सर मरियम लियाकत, मरियम लियाकत की भी आ गई है, सुभान बाबर की भी आ गई है। और ये जो लेट जमा करवा रहे हैं उनके नेगेटिव मार्किंग होगी साथ में। जी सिद्रा, सिद्रा कुछ पूछना है आपने? सर मैं गांव में हूँ, यहाँ पे लाइट नहीं 2 दिन बाद में, अभी मतलब लाइट आई है, मैंने मोबाइल चार्जिंग पे लगाया है, तो प्लीज सर थोड़ा सा कंपनसेट कर ले। सर यहाँ पे बारिश की वजह से 2 दिन लाइट नहीं आई। चलो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते एक्सक्यूज हैं। मी सर, जी यूसुफ, सर मैंने जीमेल लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करके भेजी है, अब मेल गई है सर, काइंडली एक्सेप्ट कर लीजिएगा। मेरा जीमेल का इशू आ रहा था, पता नहीं फाइल बार बार आउटबॉक्स में जा रही थी। चलो नेक्स्ट चैप्टर जो आप लोगों का है वो गैसेस का है। इसमें आप लोगों ने ये स्टडी करना है गैस मॉलिक्यूल जो है उनका बिहेवियर किस तरह का होता है। ठीक है, और जिस वक्त आप लोग डिफरेंट इन्वायरमेंट यानी कि इन्वायरमेंट को चेंज करते हो तो उस कंडीशन में गैस मॉलिक्यूल पर क्या अफेक्ट होता है। जी सिद्रा, ये तो आप लोगों को पता है गैस मॉलिक्यूल जो है वो हर डायरेक्शन में मूव करते हैं। और जिस तरह कहते हैं कि जिस वक्त हम बात करते हैं सॉलिड गैस और लिक्विड की, तो गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। और आप लोगों को पता है जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसके पास पावर होती है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी करना शुरू कर देता है। और जिस वक्त जिसके पास पावर ज़्यादा होगी, जो मूवमेंट ज़्यादा शो करेगा, इसका मतलब है वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ भी कोलिजन ज़्यादा शो करेंगे। और जिस वक्त वो कोलिजन शो करते हैं या जिस बीकर के अंदर उनको रखा होता है उसकी वॉल के साथ जिस वक्त वो कोलिजन शो करते हैं, तो उस कंडीशन में बेसिकली वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, वो फोर्स लगाते हैं कि जो वेसल है उसकी वॉल ब्रेक हो जाए, क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी की वजह से किसी भी चीज़ से जिस वक्त वो टकराते हैं तो उस कंडीशन में वो प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, वो फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसको हम उनका इंटरनल प्रेशर कहते हैं। जिस तरह कोई ट्रक है वो जिस वक्त स्पीड पर मूव कर रहा होता है, उसके बाद क्योंकि वो मूव कर रहा है इसलिए उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। और अगर आप लोगों की कोशिश है कि उसको रोकना है तो आप लोग उसके आगे खड़े होकर देख लें कि उसकी फोर्स होती है या नहीं होती है। या ये भी आप लोग चेक कर सकते हो कि जिस वक्त आप लोग रोकते हो तो आप लोगों पर क्या अफेक्ट होता है ट्रक का। जी आफाक, आफाक कैसा, क्या असर होगा? सर रिपीट कर दें। मैंने कहा है कि ट्रक जो है वो मूव कर रहा है, तो आप लोगों ने चेक करना है कि वाकई उसके अंदर एनर्जी है या नहीं है। तो आप लोग उस आप अकेले उसके ट्रक के आगे खड़े हो जाते हो और उससे कहते हो कि रुक जाओ रुक जाओ, तो वो रुक जाएगा? नो सर। आप फोर्स लगाओगे तब भी नहीं रुकेगा? नो सर। इसका मतलब है कि जो भी चीज मूव कर रही है उसकी वजह से कुछ ना कुछ तो प्रेशर एक्सर्ट होगा, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है। अब जिस वक्त वो जिस एनर्जी के साथ कोलिजन शो करेगा उसकी स्पीड कम है या ज्यादा है वो डिपेंड करता है कि उसी के लिहाज से उसने प्रेशर को एक्सर्ट करना है। अगर कम उसकी स्पीड है इसका मतलब है, अगर स्पीड कम है तो इसका मतलब है कि उस कंडीशन में उसने कम प्रेशर को एक्सर्ट करना है। और अगर उसके
स्पीड ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है, तो उस कंडीशन में उतने ज्यादा फोर्स के साथ प्रेशर को एक्सर्ट करना है। ठीक है, इसका मतलब है गैस के मॉलिक्यूल जो हैं उनकी एनर्जी जो है वो डिफरेंट हो सकती है, किसी की ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी इसका मतलब है वो प्रेशर को ज्यादा एक्सर्ट करेंगे, इसका मतलब है उस कंडीशन में इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा। और जिस वक्त मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी गैस फेज में, तो उस कंडीशन में वो कम फोर्स के साथ बेजल की वाल के साथ कोलिजन शो करेंगे। और जिस वक्त वो कम फोर्स के साथ कोलिजन शो करेंगे इसका मतलब है वो प्रेशर भी कम ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिकली प्रेशर जो है उनकी फोर्स पर डिपेंड करता है कि कितनी फोर्स के साथ मॉलिक्यूल बेजल की वाल के साथ टकराते हैं, वो कम फोर्स के साथ टकराते हैं या ज्यादा फोर्स के साथ टकराते हैं। और आप लोगों को पता है कि फोर्स जो है वो डिपेंड करती है वेलोसिटी पर, कि वेलोसिटी ज्यादा है या कम है। और वेलोसिटी बेसिकली उनकी स्पीड होती है जिस रेशो के साथ वो डिस्टेंस को कवर करते हैं। इसका मतलब है कि जिन मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ज्यादा होगी इसका मतलब है उनकी फोर्स जो है उनके अंदर वो भी ज्यादा होगी। और जितनी फोर्स के साथ वो वाल के साथ कोलिजन करेंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर वो शो करेंगे। ये चीज क्लियर है कि जिनकी वेलोसिटी कम होगी, कम स्पीड के साथ मूव करेंगे, इसका मतलब है उनके अंदर फोर्स भी कम है। और जो ज्यादा स्पीड के साथ मूव करेंगे इसका मतलब है उनके अंदर वेलोसिटी ज्यादा है। और अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब है उनके अंदर उनकी फोर्स जो है वो भी ज्यादा है। और जितनी ज्यादा फोर्स के साथ वो बॉल के साथ कोलिजन करेंगे इसका मतलब है उतना ही ज्यादा वो प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे। तो इस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं टेम्परेचर, क्योंकि हमें ये पता है कि किसी भी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कि टेम्परेचर ज्यादा है या टेम्परेचर कम है। अगर हम टेम्परेचर ज्यादा करते हैं इसका मतलब है कि उनकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। और जिस वक्त वेलोसिटी इंक्रीज होगी इसका मतलब है कि उनका प्रेशर इंक्रीज, जो फोर्स है वो इंक्रीज होगी। और जिस वक्त फोर्स इंक्रीज होगी इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स की वजह से प्रेशर भी इंक्रीज होगा। और इसके इनवर्स में अगर हम टेम्परेचर को लो करते हैं, जिस वक्त हम टेम्परेचर को लो करेंगे तो उस कंडीशन में उनकी वेलोसिटी जो है वो कम होगी। और जिस वक्त उनकी वेलोसिटी कम होगी, उनकी मूवमेंट कम होगी, इसका मतलब है उनका जो फोर्स है वो भी कम होगी। और जिस वक्त वो फोर्स कम फोर्स के साथ वॉल के साथ कोलिजन करेंगे इसका मतलब है वो कम ही प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे। और उस कंडीशन में हम कहेंगे कि प्रेशर जो है, इंटरनल प्रेशर जो है गैस मॉलिक्यूल की वजह से वो कम है। इससे हम ये इंडिकेशन काइनेटिक एनर्जी कहेंगे ना मॉलिक्यूल्स की जो होती है सर, जो हाँ, मतलब कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वाइब्रेशंस की वजह से। ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है। जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी इसका मतलब है उतनी ही ज्यादा फोर्स के साथ वो वॉल के साथ टकराएंगे। और जितनी ज्यादा फोर्स के साथ वो टकराएंगे इसका मतलब है उतने ही ज्यादा प्रेशर को वो एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, और अगर टेम्परेचर कम कर देते हो इसका मतलब है तो वो कम फोर्स के साथ वो टकराएंगे। और जिस वक्त वो कम फोर्स के साथ टकराएंगे इसका मतलब है वो कम ही प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे। जिस तरह आप लोगों को गुस्सा आता है, गुस्सा किसी बाज दफा जो है गुस्सा ज्यादा आता है, बाज दफा जो है गुस्सा कम आता है। और जिस पर्सन पर भी आप लोगों को गुस्सा आता है अगर कम गुस्सा है तो उस कंडीशन में आप लोग उसको जस्ट बुरा भला कहते हैं और उसके बाद बात खत्म हो जाती है। और जिस वक्त आप लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है तो उस कंडीशन में आप लोग जाकर उसको मारना शुरू कर देते हो। बेसिकली ये गुस्सा जो है वो एनर्जी है, वो फोर्स है।
जो आप लोगों को फोर्स करती है कि आप लोग उसके साथ कोई ना कोई इशू क्रिएट करो। अब ये फोर्स अगर कम है तो इस कंडीशन में आप लोग कम झगड़ा करते हो, और अगर ये फोर्स ज्यादा है, ज्यादा गुस्सा आता है, तो उस कंडीशन में आप लोग हाथापाई पर पहुंच जाते हो। इसी तरह मॉलिक्यूल्स की एनर्जी अगर ज्यादा होगी, इसका मतलब है वो ज्यादा फोर्स के साथ टकराएंगे, और जिस वक्त वो ज्यादा फोर्स के साथ टकराएंगे तो उस कंडीशन में प्रेशर भी ज्यादा एग्जर्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है आप लोगों के पास। होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस गैस मिक्सचर भी हो सकता है। होमोजीनियस का मतलब है कि हर जगह पर गैस के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन एक जैसी होगी, उसको हम होमोजीनियस कहते हैं। और हेट्रोजीनियस ऐसे रीजन को कहेंगे जहां पर कहीं पर गैस की क्वांटिटी ज्यादा हो और दूसरी साइड पर गैस के मॉलिक्यूल की क्वांटिटी कम हो। अब हमें ये पता है गैस के मॉलिक्यूल जो है उनके दरमियान स्पेस बहुत ज्यादा होती है, और स्पेस ज्यादा होने की वजह से अगर हम उन पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जिस वक्त हम उन पर फोर्स अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर, तो उस कंडीशन में उनका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि गैसेस जो हैं वो कंप्रेसिबल है, कि हम उनको कंप्रेस कर सकते हैं, उनका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर सकते हैं। उसकी रीजन यही है कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसके साथ मैंने आप लोगों को बताया कि प्रेशर बेसिकली जो है वो फोर्स है जो किसी भी एरिया पर टकराने की वजह से एक्सर्ट होती है, अप्लाई होती है। अब मॉलिक्यूल जो है वो हर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, इसका मतलब है इस डायरेक्शन में भी मूव करके फोर्स जो प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करते हैं। ऊपर वाली डायरेक्शन पे जो मूव कर रहे होते हैं गैस के मॉलिक्यूल, उस कंडीशन में भी वो फोर्स को अप्लाई कर रहे होते हैं। नीचे वाली डायरेक्शन में भी जिस वक्त वो वॉल के साथ टकराते हैं तो उस कंडीशन में भी वो प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल जो है वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, हर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, और हर डायरेक्शन में जब भी वॉल के साथ, क्लोज्ड वॉल के साथ टकराएंगे तो उस कंडीशन में वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। इसका मतलब है कि प्रेशर जो है वो राइट साइड पर भी अप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पर भी अप्लाई हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी अप्लाई हो रहा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी प्रेशर जो है वो अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है कि प्रेशर जो गैस मॉलिक्यूल की वजह से होता है वो हर डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो हर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, और उन्हीं की वजह से, उनकी डायरेक्शन की वजह से हर डायरेक्शन में प्रेशर जो है वो एक्सर्ट हो रहा होता है। या ये कह सकते हो हर डायरेक्शन में गैस के मॉलिक्यूल जो है वो प्रेशर जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं। हम ये नहीं कह सकते गैस के मॉलिक्यूल की वजह से राइट साइड पर प्रेशर है या लेफ्ट साइड पर प्रेशर नहीं है, क्योंकि हमें पता है गैस के मॉलिक्यूल हर डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसी वजह से गैस के जो प्रेशर है वो हर डायरेक्शन में होता है, और हर वॉल के साथ वो प्रेशर को एक्सर्ट कर रहे होते हैं। ये चीज क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब मैंने आप लोगों को बताया कि जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास जो मॉलिक्यूल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। इसके साथ वो इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि आपके मॉलिक्यूल जो हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कितनी है, वो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम है या ज्यादा है। इसके बारे में मज़ीद डिटेल जो है हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन किस तरह हम प्रेशर को मेजर करते हैं पहले उसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के ये पास लास्ट पॉइंट प्रेशर, दोबारा रिपीट करते हैं उसकी डिपेंडेंस का।
एक तो मैंने बताया था कि प्रेशर जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसके साथ दूसरा पॉइंट मैंने बताया है कि प्रेशर जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर भी डिपेंड करता है, और इसका फैक्टर हमने आगे पढ़ना भी है। ये जिस वक्त हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी, और इसके साथ मेरे ख्याल में नेक्स्ट चैप्टर में है, उसमें हमने ये विस्कोसिटी सरफेस टेंशन पढ़ना है। तो उस कंडीशन में ये इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जो अफेक्ट है वो भी हमने चेक करना है कि उस कंडीशन में उनका वेपर प्रेशर पर या इंटरनल प्रेशर पर क्या अफेक्ट होता है। उसमें इस चीज को हम कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ लेंगे। अभी के लिए इतना ही काफी है कि प्रेशर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का प्रेशर पर इम्पोर्टेंट रोल है। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर ज्यादा होती हैं, मैं वैसे बता देता हूँ आप लोगों को, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं तो उस कंडीशन में प्रेशर कम एक्सर्ट होता है, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है तो उस कंडीशन में प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेंगे गैस के मॉलिक्यूल। अब इसके रीजन क्या है? क्योंकि आप लोगों ये देखते हो कि जिस वक्त मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी, इसका मतलब है कि वो फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे, और जिस वक्त वो फ्रीली मूव नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि वो कम फोर्स के साथ या कम मॉलिक्यूल जो हैं वो वेसल की वॉल के साथ टकराएंगे, और जिस वक्त कम मॉलिक्यूल वेसल की वॉल के साथ टकराएंगे इसका मतलब है कि वो कम प्रेशर ही जनरेट करेंगे। और अगर उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बहुत वीक है, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, उनकी कोशिश ये होगी कि वो एक दूसरे से अवे हों, कि वो उनको आपस में कंबाइन करने वाली जो फोर्स है वो वीक है, और उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स जो हैं ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोस्टली मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वेसल की वॉल के साथ टकराएंगे, और जिस वक्त ज़्यादा मॉलिक्यूल वॉल के साथ टकराएंगे इसका मतलब है वो ज़्यादा ही प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? जी सर, क्लियर है। सर इसके बाद है कि सर, हम सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है ये प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं तो उनके ये कोशिश होती है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर रहें, वो फ्रीली मूव ना करें। ठीक है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो इसका मतलब है प्रेशर कम है, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है तो इसका मतलब है प्रेशर ज़्यादा है। और इस बेस पर ही हम आसानी से बता सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल किस कंपाउंड का प्रेशर ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। जिस तरह अगर आप लोगों के पास एग्जांपल या आप लोगों से पूछा जाए कि एक आप लोगों के पास मीथेन गैस है और दूसरे आप लोगों के पास मेथनॉल गैस है, यानी कि एक जो है वो CH3 मॉलिक्यूल है, CH4 मॉलिक्यूल है, और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो CH3OH है, और आप लोगों से पूछा जाए इन दोनों में से प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, और उसमें साथ में स्पेसिफाई किया जाता है कि टेम्परेचर, यानी कि दोनों का सेम टेम्परेचर होना चाहिए। ये ना हो कि इसका टेम्परेचर कम रख लो और इसका टेम्परेचर ज़्यादा कर दो। आप लोगों के लिए दोनों कंपाउंड का टेम्परेचर सेम अप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में किसका प्रेशर ज़्यादा होगा और किसकी वजह से प्रेशर कम होगा। सपोज आप लोग टेम्परेचर रखते हो इसमें 60 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस, तो उस कंडीशन में आप लोगों से पूछा जाए कि इन दोनों में से प्रेशर किसकी वजह से ज़्यादा होगा, तो आप लोगों ने ये बताना है कि प्रेशर जो है वो मेथनॉल गैस की वजह से ज़्यादा होगा, मीथेन गैस की वजह से ज़्यादा होगा और मेथनॉल गैस की वजह से कम होगा। अब इसके रीज़न, क्योंकि जिस वक्त हम मेथनॉल मॉलिक्यूल की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में चेक करते हैं
तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि इसमें मेथनॉल मॉलिक्यूल में जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं वो भी मौजूद होती हैं। इसके साथ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पार्ट के दरमियान मौजूद होती हैं वो भी इसके दरमियान मौजूद होती हैं, यानी कि डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो भी इसके दरमियान मौजूद होगी। और इसके साथ मेथनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो भी मौजूद होती है, यानी कि मेथनॉल मॉलिक्यूल में 3 तरह की फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मौजूद है। और लेकिन जिस वक्त हम बात करते हैं मीथेन गैस की, तो उस कंडीशन में इसमें जस्ट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो बहुत ही वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है। अब जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम है, इसका मतलब है वो आसानी के साथ गैस फेज में मूव करेंगी, और जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब है वो आसानी से गैस फेज में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, इसी वजह से जो जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी इस टेम्परेचर पर, उसकी वजह से प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी उसकी वजह से प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, इस तरह हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल की वजह से प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट होगा और किसकी वजह से प्रेशर कम एक्सर्ट होगा। वो डिपेंड करता है कि उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक हैं या स्ट्रॉन्ग है। ये चीज़ क्लियर है जी? इसमें यस अगर कोई सर। कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आप लोगों को प्रेशर क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा है कि बेसिकली प्रेशर जो है वो इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के, और प्रेशर को आप लोग किस तरह मेजर करते हो, क्योंकि एक आप लोगों के पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यानी कि जो इन्वायरमेंट का प्रेशर है उसका आप लोगों को पता होता है कि उसकी वैल्यू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। दूसरा आप लोगों के गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी वजह से प्रेशर होता है, और दरमियान में स्पेस होती है, या ये कह लो कि ये वाला जो प्रेशर है वो फिक्स है, उसकी वैल्यू 1। इंटरनल प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है कि आपके पास मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस स्पीशी के हैं, उनकी वजह से प्रेशर कम जनरेट होगा या ज़्यादा जनरेट होगा। ठीक है, अगर उनकी वजह से प्रेशर ज़्यादा है, यानी कि इंटरनल सिस्टम का प्रेशर ज़्यादा है, तो उस एक्सटर्नल प्रेशर की निस्बत, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर इंटरनल प्रेशर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में प्रेशर ने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू, इसकी फोर्स जो है वो ज़्यादा है। बाहर वाला एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है उसकी वैल्यू कम है, तो उसकी वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो कम है। तो उस कंडीशन में इस एयर बबल ने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाना है। ठीक है, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है, इंटरनल प्रेशर कम है, तो उस कंडीशन में ये डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देती है, जिसके ज़रिए हम बेसिकली हाइट को मेजर करते हैं। ये हाँ, ये है बेसिकली इंस्ट्रूमेंट जिसके ज़रिए आप लोग प्रेशर को मेजर करते हो, क्योंकि एक साइड पर आप लोगों के पास वो सिस्टम होता है जिसमें प्रेशर जो गैस फिल की होती है, एक साइड पर आप लोगों के पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आप लोगों को पता है 1 वैल्यू, दरमियान में इसमें मरकरी फिल की होती है। अब इधर से भी गैस है और इस साइड से भी गैस का ही प्रेशर है। अब जाहिर है इस मरकरी ने उस डायरेक्शन में मूव करना है जिस डायरेक्शन में प्रेशर कम होगा। जिस तरह आप लोगों को रस्साकशी का कंपटीशन होता है,
तो रस्सा उस डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा हो, और उस डायरेक्शन से अवे मूव करता है जिसके पास फोर्स कम होती है। इसी तरह होता है ना, यहाँ पर ये होता है कि दोनों साइड से फोर्स अप्लाई हो रही होती है। एक साइड से जो है डायरेक्शन ये है, इनवर्ड डायरेक्शन है, सेकंड साइड से जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन। एक डायरेक्शन ये है कि इसमें आप लोगों ने गैस को फिल किया हुआ है, अब इसकी वजह से गैस ने मूव करना है इस डायरेक्शन में, और जिस वक्त वो मूव करेगी इसका मतलब उसने प्रेशर भी एक्सर्ट करना है। दूसरा आप लोगों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जिसकी वजह से प्रेशर यानी कि जो इन्वायरमेंट में गैस के मॉलिक्यूल मौजूद हैं जिसको हम एयर कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी है, नाइट्रोजन की क्वांटिटी भी है, डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। अब उसके प्रेशर को हमें पता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम इस प्रेशर से ये जो गैस आप लोगों ने फिल की हुई है इसको कंपेयर करते हैं कि प्रेशर किसका ज्यादा है। अगर ये जो गैस आप लोगों ने फिल की हुई है इसका प्रेशर ज्यादा है और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो उस कंडीशन में ये मरकरी इस तरह मूव करती है कि यानी कि इस डायरेक्शन से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और दूसरी साइड से ये अपर लेवल में मूव करेगी। और अगर ये कंडीशन है कि इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों इक्वल हैं, तो उस कंडीशन में मरकरी का लेवल एग्जैक्ट एक दूसरे के इक्वल होगा। यानी कि उस कंडीशन में ना ही इसने ऊपर वाली डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में मूव करना है, ना ही इसने राइट साइड वाली डायरेक्शन में मूव करना है। तो उस कंडीशन में मरकरी का लेवल जो है वो इक्वल होगा। और अगर ये केस हो कि आउटर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज्यादा हो और गैस का प्रेशर कम हो, तो उस कंडीशन में ये मरकरी जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगी। और बेसिकली ये जो डिफरेंस हमारे पास हासिल होता है कि इस लेवल से इस लेवल का सेकंड लेवल का डिफरेंस जो है उसको हम इसमें नोट कर लेते हैं। और जिस वक्त हमारे पास ये हाइट की वैल्यू हासिल हो जाती है तो हमारे पास फार्मूला है जिसको हम यूज करते हैं और उसके ज़रिए हम प्रेशर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और उस फार्मूले में हम वैल्यू को पुट करते हैं और हमारे पास प्रेशर की वैल्यू हासिल हो जाती है। अब ये उस कंडीशन में है जिस वक्त गैस का प्रेशर जो है वो ज्यादा है, तो उस कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये वाला प्रेशर जिसकी वजह से इसने ये हाइट को कवर किया है उसको ऐड करेंगे तो उस कंडीशन में वो गैस मॉलिक्यूल के प्रेशर के इक्वल होगी। ये चीज समझ आ रही है? अब इस डायरेक्शन में जो फोर्स है प्रेशर जो है वो ज्यादा है, यानी कि इस डायरेक्शन की ये गैस की वजह से जो प्रेशर है वो ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है वो डिपेंड करता है कि ये एक्सटर्नल प्रेशर प्लस इसमें कितना प्रेशर ऐड किया जाए तब जाकर इसके प्रेशर के इक्वल होगा। और वो प्रेशर इक्वल होता है ये वाली हाइट जो आप लोगों ने हासिल की होती है इससे, कि एक एक्सटर्नल प्रेशर है उसकी वजह से प्रेशर है, इसके साथ ये जो हाइट आप लोगों ने हासिल की है इसकी वजह से भी प्रेशर मौजूद होता है। और इन दोनों का जिस वक्त हम सम करेंगे तो वो प्रेशर इस गैस के मॉलिक्यूल के प्रेशर के इक्वल होगी। और अगर आप लोगों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है और गैस का प्रेशर कम है तो उस कंडीशन में ये वाली हाइट जो है इस साइड पर हासिल होती है। तो उस कंडीशन में हम ये लिखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू गैस का प्रेशर प्लस प्रेशर हाइट। ये जो इस डायरेक्शन में प्रेशर की जो हाइट हासिल होगी प्रेशर की वजह से उसको साथ में हम लिख देते हैं। उसका मतलब ये होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है और जो सिस्टम का प्रेशर है उसमें ये वाली जो हाइट की वजह से प्रेशर जनरेट हुआ है
उसको सम करेंगे तो तब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगी। ये चीज क्लियर है? जी सर। यस सर। अब प्रेशर को हम मैयर किस तरह करते हैं, क्योंकि प्रेशर को मैयर करने के लिए हम डिफरेंट यूनिट यूज करते हैं। या किसी में मैं अब इसमें हमने देखा है कि ये हमारे पास गैस के मालिक्यूल है, तो इधर भी फिल किया है, इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब जिस वक्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में इस डायरेक्शन में हाइट ज्यादा हासिल होगी, यानी कि ये वाला मरकरी लेवल जो है इस डायरेक्शन से डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा और इस डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि गैस का प्रेशर कम है इस वजह से। और अगर गैस का प्रेशर ज्यादा है तो उस कंडीशन में ये गैस वाली साइड से डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली साइड से अपवर्ड की तरफ मूव करेगा। और इस तरह हम इनके प्रेशर जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना प्रेशर है गैस का, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये हाइट को ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास हासिल हो जाता है। अगर गैस का प्रेशर ज्यादा है तो उस कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो हाइट हासिल होगी उन दोनों का सम होगा। और अगर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो वो इक्वल होगी गैस का प्रेशर प्लस जो हाइट का प्रेशर हासिल हुआ है, यानी कि जो हाइट आप लोगों के पास हासिल हुई है दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास गैस का प्रेशर हासिल हो जाएगा या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हासिल हो जाएगा। ये चीज क्लियर है? जी सर। अब जब भी Yes, हम sir. प्रेशर को यूज करते हैं, प्रेशर के डिफरेंट यूनिट है, कोई एक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर उसके यूनिट दिए हुए हैं कि हम प्रेशर को पास्कल में भी यूज करते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी यूज करते हैं, किलो पास्कल में भी यूज करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी यूज करते हैं, मिलीमीटर ऑफ मरकरी में भी यूज करते हैं, इंच ऑफ मरकरी में भी करते हैं, टॉर में भी करते हैं और पाउंड पर स्क्वायर इंच में भी करते हैं। अब इसका मतलब है कि जिस वक्त हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में प्रेशर को कन्वर्ट करेंगे तो उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी। अब ये तो नहीं होगा कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 1 है तो टार में भी उसकी वैल्यू 1 हो या पास्कल में भी उसकी वैल्यू 1 हो, ठीक है। जब हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट हासिल होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू डिफरेंट यूनिट में यहाँ पर गिवन है कि जिस वक्त हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसिडर करते हैं उसका यूनिट जो है एटीएम में यूज करते हैं, तो सी लेवल यानी कि जो अब आप लोगों का एनवायरमेंटल प्रेशर है वो 1 एटीएम के इक्वल होता है। अगर हम इसको कंसिडर करते हैं किलो पास्कल में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इक्वल होता है 101.325 किलो पास्कल के। और अगर हम इस एटीएम को कन्वर्ट करना चाहता है पास्कल में तो ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इक्वल होता है 101.325 के। इसी तरह अगर आप लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कन्वर्ट करना चाहते हैं मिलीमीटर ऑफ मरकरी में तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इक्वल होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के। इसी तरह 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इक्वल होता है इंचेस ऑफ मरकरी 29.92 के। इसका मतलब है कि जब भी आप लोगों ने प्रेशर की एक वैल्यू को किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो उस कंडीशन में आप लोगों को इसका पता होना चाहिए कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस वैल्यू के इक्वल है। उसी वक्त आप लोग ये कन्वेयन का फैक्टर जो है वो अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज ये कन्वेयन का फैक्टर आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसमें लिखा हुआ है कि आप लोगों के पास एक बाईसाइकिल है और उसकी वो टायर जो है वो ब्रेक होता है, उसकी वजह से प्रेशर जो है वो 132 psi है।
इसके बाद वो कहता है कि आप लोगों ने इसका प्रेशर जो है 132 psi को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, इसका मतलब है सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोग psi को डायरेक्ट मिलीमीटर ऑफ मरकरी में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते। आप लोगों के पास डायरेक्ट कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसके जरिए आप लोग आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हम पहले इसको psi की वैल्यू को ATM में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद फिर ATM की वैल्यू को मिलीमीटर ऑफ मरकरी में कन्वर्ट करते हैं। सर एक बात ठीक, समझ नहीं आई। जी जी पीछे वाले टेबल में सर हम लोगों ने कौन सी एक वैल्यू से सब वैल्यूज को जो है वो रिलेट किया हुआ है, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब भी मोस्टली हम जो बेसिक यूनिट इसको यूज करते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही यूज करते हैं। हमने यहाँ पर जो कोरिलेट किया हुआ है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही बाकियों को कोरिलेट किया हुआ है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू से कंपेयर करके बाकियों की वैल्यू कैलकुलेट की है। सर अब इसका मतलब ये है कि 1 ATM अगर 760 मिलीमीटर मरकरी के इक्वल है तो फिर 760 मिलीमीटर मरकरी जो है वो 29.92 मरकरी के इक्वल होगा, इंचेस ऑफ मरकरी के ऑलमोस्ट। लेकिन पहले ये है कि आप लोगों को ATM अगर ATM में कन्वर्ट करोगे फर्दर फिर उसमें कन्वर्ट करो तो वो बेहतर है। क्योंकि इसमें स्लाइटली वेरिएशन आ सकता है। अगर आप लोग इसको डायरेक्ट ही एक दूसरे से कंपेयर करते हो तो उस कंडीशन में कुछ ना कुछ वेरिएशन आ सकता है, ये नहीं कहता कि वेरिएशन आता है, आ सकता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि पहले उस वैल्यू को उसमें कन्वर्ट करें जिससे हमने उसको डिराइव किया है, यानी कि बेसिक जो उसका पार्ट है उससे डिराइव करें, उसके बाद फर्दर फिर उसको सेकंड पार्ट में यूज करें। जिस तरह कहते हैं ना कि शादी करवाते हैं तो पहले कोई यानी कि कोई बिचौलिया होता है तो बिचौलिया जो है दोनों की बातें करवाता है, उसके बाद शादी का सिस्टम शुरू होता है, यानी कि जो बातचीत होती है वो होती है। अदरवाइज जो है बात ऐसे भी करते हैं कि भाई दरमियान वाले को निकाल दो और खुद ही जो है जो रिश्ता है वो शुरू कर दे, तो उस कंडीशन में वो रिश्ता इतना यानी कि ऑथेंटिक नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर भी आप लोगों ने पहले जो है वैल्यू को ATM में कन्वर्ट करना है और ATM में कन्वर्ट करने के बाद फिर ATM की वैल्यू को मिलीमीटर ऑफ मरकरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इस जी सर अटेंडेंस मार्क कर देंगे? मलाइक में कर दूंगा। ओके सर। सर लेकिन प्रेशर का जो SI यूनिट है वो पास्कल ही होगा ना? सॉरी, प्रेशर का जो SI यूनिट है वो पास्कल ही होगा? नहीं, मोस्टली जो है हम ATM को यूज करते हैं। SI यूनिट मेरे ख्याल में ATM होगा, मैं कंफर्म इसके बारे में बाद में बता दूंगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद नहीं है, क्योंकि जनरली जो हम यूज करते हैं वो ATM ही यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके मुताबिक 1 ATM जो है वो इक्वल होता है 14.7 psi के, और 1 ATM जो है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल होता है। इसलिए पहले आप लोगों ने इस वैल्यू को ATM में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करके सिंपली मिलीमीटर ऑफ मरकरी में कन्वर्ट कर देना। तो इसके मुताबिक इसकी वैल्यू जो है वो 6.82 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर ऑफ मरकरी हासिल होती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि टाइम भी काफ़ी ऊपर हो चुका है। और वो नाम सुन लें जो इस क्लास में एब्सेंट हैं, अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। काशिफ खान, काशिफ खान, मलाइका खान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद औरंगजेब, जी सर प्रेजेंट। सिदरतुल मुंतहा, प्रेजेंट सर। जी, इसके अलावा तो कोई स्टूडेंट नहीं है। ओके, इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज आप लोग लीव कर सकते हो। सर जो आपने फार्मूला पीछे बताया है जी,
जी वो प्रेशर वाला सर, जब मर्क्यूरी का लेवल जो प्रेशराइट है वो इक्वल होगी तो फिर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? उस कंडीशन में तो वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ही इक्वल वैल्यू आ जाएगी ना। ठीक है सर। तो जितना एक्सटर्नल प्रेशर है उतना ही इंटरनल प्रेशर होगा, उसमें कोई भी हाइट वगैरह का ऐड नहीं करना है। ओके सर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। सर जी जी सर एक्चुअली ना पाई का नेम लिखते हुए जल्दी से ना N1 की जगह N2 लिखा गया है, सेक्शन गलत लिखा गया है मुझसे। मैंने अंदर पेपर पे N1 ही लिखा था लेकिन वो फाइल नेम गलत हो गया मुझसे। चलो, सेक्शन कोई इशू नहीं है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। काफी सर। अल्लाह हाफिज।